क्या सिर्फ चमकते हुए शहर और आसमान छूती जीडीपी किसी देश के विकसित होने का असली पैमाना है? जरा सोचिए, एक तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं और ठीक उनके नीचे बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते लोग। तो क्या सिर्फ आर्थिक वृद्धि को ही मानव कल्याण मान लेना सही है? आज के इस विश्लेषण में कच्चे आर्थिक आंकड़ों से आगे निकलकर विकास की उस जमीनी हकीकत को समझा जाएगा जो सीधे इंसानी जिंदगी से जुड़ी है। यह चर्चा उन सभी के लिए बहुत अहम है जो समाज, अर्थशास्त्र और लोकनीति की गहरी समझ रखना चाहते हैं। इस पूरी चर्चा की नींव एक बहुत ही दमदार विचार पर टिकी है। 1990 में जब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट पेश की, तो उसकी शुरुआत में ही एक बात साफ कर दी गई थी। लोग ही किसी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति हैं। बिल्कुल सीधा और स्पष्ट, मतलब विकास का अंतिम लक्ष्य इंसान की भलाई होना चाहिए, न कि सिर्फ सरकारी खजाने या तिजोरियां भरना। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बात होगी वास्तविक मानव संपदा को मापने के तरीकों पर, एचडीआई के अलग अलग आयामों पर और असमानता की उस छिपी हुई कीमत पर जिसकी चर्चा कम ही होती है। साथ ही भारत में क्षेत्रीय असमानताओं, विकास में लैंगिक अंतर और हाल ही में वैश्विक प्रगति में आई चिंताजनक गिरावट पर भी गहराई से नजर डाली जाएगी। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर वास्तविक मानव संपदा को मापा कैसे जाए। ये तो तय है कि किसी देश की सफलता तय करने के लिए केवल सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी पर निर्भर रहना काफी नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई की। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, बल्कि मानव प्रगति और स्वतंत्रता को मापने का एक बेहद वैज्ञानिक तरीका है। ये सूचकांक देशों को 0 से 1 के पैमाने पर स्कोर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो 1 के जितना करीब मानव विकास उतना ही बेहतर। ये स्पष्ट करता है कि असली विकास केवल फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता से तय होता है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर एचडीआई किन चीजों से मिलकर बनता है। आइए इसके मुख्य आयामों को थोड़ा करीब से देखते हैं। एचडीआई की सबसे खास बात यह है कि ये 3 बहुत ही बुनियादी चीजों को एक साथ जोड़ता है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। दूसरा है ज्ञान या शिक्षा, जिसका अंदाजा स्कूली शिक्षा के अपेक्षित और औसत वर्षों से लगाया जाता है। और तीसरा है जीवन स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के जरिए परखा जाता है। जब स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छी आय ये तीनों मिलते हैं, तब जाकर इंसानी जिंदगी की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। लेकिन ठहरिए, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अक्सर राष्ट्रीय औसत के शानदार आंकड़े समाज में मौजूद गहरे विभाजनों को छिपा देते हैं। इसे असमानता की छिपी हुई कीमत कहा जा सकता है। इस समस्या को समझने के लिए एचडीआई और आईएचडीआई के बीच का अंतर देखना बहुत दिलचस्प है। देखिए, एचडीआई केवल औसत उपलब्धियों की बात करता है, लेकिन आईएचडीआई यानी असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक उन औसत आंकड़ों को देश के अंदर फैली असमानताओं के हिसाब से कम कर देता है। मान लीजिए किसी समाज में सब कुछ एकदम बराबर है, कोई अमीर गरीब का बड़ा फर्क नहीं है, तो वहां दोनों सूचकांक बिल्कुल एक समान होंगे। लेकिन जहां असमानता की खाई गहरी होगी, वहां आईएचडीआई का ग्राफ तेजी से गोते लगाने लगेगा। यह हमें विकास की जमीनी सच्चाई दिखाता है। आइए अब इस इनइक्वालिटी पेनल्टी या असमानता के दंड को वास्तविक दुनिया में, खास तौर पर भारत के संदर्भ में समझते हैं। यहां उपराष्ट्रीय स्तर पर भारी विभाजन देखने को मिलते हैं। 30.7%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। असमानता के कारण भारत के मानव विकास सूचकांक में लगभग इतनी ही गिरावट आती है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये नुकसान सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। इसके चलते भारत का जो स्कोर 0.685 दिखना चाहिए, वो असल में गिरकर लगभग 0.475 रह जाता है। ये साफ बताता है कि सिर्फ तेज आर्थिक विकास दर का ढिंढोरा पीटना काफी नहीं है, अगर उसका फायदा समाज के सबसे कमजोर तबके तक नहीं पहुंच रहा। राष्ट्रीय स्तर का औसत अक्सर दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों और झारखंड या बिहार जैसे राज्यों के दूर दराज इलाकों के बीच की विशाल खाइयों पर पर्दा डाल देता है। जैसे जैसे बड़े शहरों से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे स्कूल, अस्पताल और रोजगार के मौके कमजोर पड़ने लगते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े आंकड़े हाशिए पर खड़े लोगों की असली जिंदगी की कहानी बयान नहीं करते। समावेशी विकास की राह में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हाँ, असमानता सिर्फ अलग अलग राज्यों या शहरों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण लैंगिक विषमता भी है।
यानी विकास के सफर में महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर। इसे मापने के लिए लैंगिक असमानता सूचकांक या GII का इस्तेमाल किया जाता है। ये सूचकांक मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर फोकस करता है। पहला, प्रजनन स्वास्थ्य, जिसमें मातृ मृत्यु दर और किशोर जन्म दर देखी जाती है। दूसरा, सशक्तिकरण, जिसका मतलब है संसद में महिलाओं की भागीदारी और उनकी उच्च शिक्षा का स्तर। और तीसरा, श्रम बाजार, यानी कामकाज में महिलाओं और पुरुषों की हिस्सेदारी। सीधी सी बात है, जब तक आधी आबादी पीछे छूटी रहेगी, कोई भी देश अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। ये आंकड़ा एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला पैटर्न दिखाता है। समाज में गहराई तक बसे हुए पूर्वाग्रह महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व से दूर रखने का काम करते हैं। जहां यह सोच हावी है कि महिलाएं अच्छी नेता नहीं बन सकती, ठीक वहीं पर महिलाओं के पास संसदीय सीटों की संख्या सबसे कम पाई जाती है। यह साबित करता है कि महज कागजी नीतियां बदलना काफी नहीं है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक जमीनी बदलाव मुमकिन नहीं है। इस तरह की लगातार बनी हुई असमानताओं के बीच हाल के वर्षों में एक बहुत ही गंभीर वैश्विक संकट सामने आया है। अब बात करते हैं प्रगति में आई अचानक गिरावट की। अमीर और गरीब देशों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए दशकों तक जो मेहनत की गई थी, उसे हाल ही में एक बड़ा झटका लगा है। 2023-24 की मानव विकास रिपोर्ट एक बेहद निराशाजनक हकीकत बयां करती है। 2019 के बाद से वैश्विक HDI में एक ऐसी अभूतपूर्व गिरावट आई है जिसने पिछले 20 सालों की लगातार हो रही प्रगति पर पानी फेर दिया है। जो विकास का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता था, वो अचानक 2020 के बाद से नीचे की ओर गोते लगाने लगा है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि संकट से उबरने की रफ्तार भी सबके लिए एक जैसी नहीं है। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे अमीर देशों के बारे में अनुमान है कि वो इस झटके से पूरी तरह उबर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, यूक्रेन का HDI 2004 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। अफगानिस्तान तो मानव विकास के मामले में पूरे 10 साल पीछे धकेल दिया गया है। और सबसे गरीब देशों की बात करें तो उनमें से 51% देशों की स्थिति तो ऐसी है कि उनके 2019 वाले स्तर पर भी वापस लौटने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक बड़ा कारण है दुनिया भर में पसरा हुआ गतिरोध और आपसी तालमेल की भारी कमी। जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसे मुद्दों पर मिलकर काम न कर पाना और दुनिया का अलग अलग खेमों में बंट जाना सबसे कमजोर तबकों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट यह भी बताती है कि लोक लुभावन सरकारों ने 15 सालों के दौरान प्रति व्यक्ति GDP वृद्धि में 10% की कमी दर्ज की है। और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकें भी लोगों को जोड़ने का बजाय डिजिटल डिवाइड को और चौड़ा कर रही हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। आज जब पूरी दुनिया एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है, तो क्या इस आपसी निर्भरता का इस्तेमाल मानव विकास की इस बढ़ती खाई को पाटने के लिए नहीं किया जा सकता? ये सोचने वाली बात है कि आपसी ध्रुवीकरण को कैसे दूर किया जाए ताकि विकास का पहिया चंद लोगों के बजाय हर इंसान के इर्द गिर्द घूमे। क्योंकि असली विकास वही है जहां समाज के सबसे आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को भी सम्मान से जीने का हक मिले। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इन तथ्यों से अर्थशास्त्र और मानव कल्याण के इस अहम पहलू को और गहराई से समझने में मदद मिली होगी।